ठीक है। आइए। अच्छा, अब एक सवाल था उसमें ना, आ जाओ, वो सवाल बच्चों ने पूछा, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एक ब्लॉक है, कैपिटल एम मान लेते हैं इसका मास। एक ब्लॉक है, स्मॉल एम मान लेते हैं इसका मास। रस्सी से कनेक्टेड था ऊपर वाला डब्बा। आइए ये सवाल डिस्कस करें बच्चों। ग्राउंड और कैपिटल एम के बीच का जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है वो मान लेते हैं μ1, और स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच का जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है वो मान लेते हैं μ2। और सवाल को समझिएगा, सवाल कहना क्या चाह रहा है, नीचे वाले बॉक्स पे एक फोर्स लगा लो F आगे की तरफ। ठीक है, तो डब्बा खींच रहे हो आप। ठीक है, तो ये डब्बे को नीचे खिसका रहे हो आप, बाहर खींच रहे हो आप, ये डब्बा बाहर की तरफ आ रहा है। अब ऊपर वाले डब्बे पे देखो, तो ऊपर वाला डब्बा तो बच्चों रस्सी से बना हुआ है, तो रस्सी उसको कहीं जाने नहीं देगी, तो ऊपर वाला डब्बा कहीं नहीं जा रहा है। अभी नीचे वाले डब्बे की बात करते हैं। नीचे वाले डब्बे पे कैपिटल एफ आपने आगे लगाया, उसका खुद का एमजी नीचे, नॉर्मल ए भी ऊपर है, नॉर्मल ग्राउंड, सॉरी नॉर्मल ए भी नीचे, नॉर्मल ग्राउंड ऊपर। अब जब इसको खींचोगे तो इमेजिन करो ग्राउंड का फ्रिक्शन इस पे पीछे लगेगा, क्योंकि इसको घिस रहे हो आप। अब इसके ऊपर भी एक सरफेस है, तो इस डब्बे पे दो फ्रिक्शन लगने हैं। तो अब बताओ ऊपर वाला जो फ्रिक्शन है वो इस डब्बे पे किस तरफ लगेगा, डब्बा घिस रहे हो बाहर और वो रेस्ट पे। हाँ, पीछे की तरफ, पीछे की तरफ, करेक्ट, इस तरफ। ये हो गया फ्रिक्शन ए बी। समझ आया? अब देखो यहाँ पे हमेशा लिख देना चाहिए कि ये कौन सा फ्रिक्शन है, कौन सा ग्राउंड है, कौन सा ए बी है। ठीक है, इसका फायदा क्या होता है, क्योंकि जो ग्राउंड वाला फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू होगी म्यू इंटू नॉर्मल। कौन सा म्यू, ग्राउंड वाला, कौन सा नॉर्मल, ग्राउंड वाला। तो फ्रिक्शन ग्राउंड की वैल्यू देखो क्या होगी, म्यू ग्राउंड का दिया है 1, μ1 इंटू नॉर्मल ग्राउंड का हो जाएगा कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। ये हुआ ग्राउंड का फ्रिक्शन। फ्रिक्शन ए बी, जिस सरफेस का फ्रिक्शन है उसी सरफेस का म्यू लेना है, उसी सरफेस का नॉर्मल लेना है। तो फ्रिक्शन ए बी के बीच का है, तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट यही वाला लेना है, यानी μ2, और नॉर्मल भी ए बी वाला लेना है। तो नॉर्मल ए बी होता है स्मॉल एम जी, देखो इसका एफबीडी बनाओगे तो नॉर्मल ए बी स्मॉल एम जी आ जाएगा। तो ये हो गया फ्रिक्शन ए बी। बताओ बच्चों, ये समझ आया अच्छे से? जिस सरफेस का फ्रिक्शन उसी सरफेस का नॉर्मल, उसी सरफेस का म्यू। फ्रिक्शन एक बार फिर से बता दूं, ओके, फ्रिक्शन एक बार फिर से बता देता हूं। ठीक है, ये डब्बा है, ये डब्बा जमीन पर रखा है, इसको घिस रहे हो ऐसे, तो जब ये घिसते हुए जा रहा है तो जमीन का फ्रिक्शन उस पर पीछे ही लगेगा ना। अब ये डब्बा है, डब्बे के ऊपर भी एक और डब्बा है, अब इसको घिस रहे हो नीचे वाले डब्बे को, ऊपर वाला रेस्ट पे इसको घिसते हुए जा रहे हो,
तो ऊपर से भी तो फ्रिक्शन नीचे ही लगेगा इस पे, तो इसीलिए दोनों फ्रिक्शन पीछे। समझ आया? पर विधान उत्कर्ष। हाँ हाँ खुशबू, दोनों ही बेटा, दोनों ही। चले बच्चों आगे। फिर इसके बाद इसकी इक्वेशन लिख देना, फोर्स माइनस दोनों फ्रिक्शन इक्वल टू एम ए। बोलो अच्छे से समझ लो। इससे हाँ बेटा, नॉर्मल निकालना तो अपने एलएलएम में सीखा है इतनी बार। नॉर्मल ग्राउंड होगा कैपिटल एम जी प्लस नॉर्मल ए बी, और नॉर्मल ए बी कितना होगा, स्मॉल एम जी। तो ये हो गया कैपिटल एम जी प्लस स्मॉल एम जी, हो गया नॉर्मल ग्राउंड। आया समझ में पक्का अच्छे से? चलो करके देखो बिल्कुल। चलो बहुत ही बढ़िया, आगे चलते हैं। अगला सवाल करते हैं। आज अब हम पढ़ेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। आज हम पढ़ेंगे अब स्टैटिक फ्रिक्शन। नेक्स्ट हेडिंग डालो, स्टैटिक फ्रिक्शन। नेक्स्ट हेडिंग डालो बच्चों, स्टैटिक फ्रिक्शन। कोई बात नहीं बेटा, दानिश पढ़ाई पे ध्यान दो, भाई आ जाएगा। आइए, पता नहीं हो मैंने काउंट नहीं किए हैं। आइए नेक्स्ट हेडिंग डालो बच्चों, स्टैटिक फ्रिक्शन। अब देखो मैं आपको शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर दे दूं, ठीक है? ये एक बहुत ही इंटेलिजेंट प्रकार का फोर्स, ये फोर्स बहुत इंटेलिजेंट, ये सिचुएशन को एनालाइज करता है, और एनालाइज करके फिर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड इसके लगता है, ठीक है? इतना ज्यादा समझदार फोर्स है, ठीक है, कि ये आपके दिमाग को चकमा दे जाएगा। बहुत बहुत समझदार फोर्स। तो जब भी स्टैटिक फ्रिक्शन का खेल होना है, तो अगर ये समझदार है तो अपने को इससे भी ज्यादा समझदार बनना पड़ेगा, ठीक है? तो आप लोगों ने जासूसी की पिक्चरें देखी क्या, कुछ शेरलॉक होम्स टाइप्स? इसको भी आपने ही पढ़ाया है क्या? नहीं नहीं, ये तो नेचर में ही मिलता है अपने को। हाँ, ब्योमकेश बख्शी, जेम्स बॉन्ड, जासूसी की पिक्चर एकदम। बेटा नहीं देखना है वैभव ये सब। तो जो जासूसी की पिक्चरों में जासूस होते हैं, ठीक है, वो बहुत अलर्ट होते हैं, एक एक डिटेल, एक एक बारीकी सी देखनी। मतलब यहां से अपने को सवाल जल्दी नहीं सॉल्व करना, ठीक है? इसमें सोचना है, तो अपने आप को एक जासूस बनाइए। स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए आपको जासूस बनना पड़ेगा, बहुत ज्यादा एनालाइज करना पड़ेगा हर आंखों को, ठीक है? मुझे कॉमेडी पसंद है। अरे तो फ्रिक्शन गुलगुली थोड़ी करेगा आखिर उनको, वियर एंड टीयर करता है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन घिस देता है पूरा, ठीक है? चलो आगे चल रहे हैं। आइए अब देखो स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में धीरे धीरे अब कहानी खुल रही है। स्टैटिक फ्रिक्शन, पहला पॉइंट, फ्रिक्शन कब लगता है? स्टैटिक फ्रिक्शन एक्स व्हेन
static friction acts when no relative motion is happening. Static friction acts when no relative motion is happening between contact surfaces. Between contact surfaces, but a tendency is there. But a tendency is there. दूसरा point, it is a self-adjusting force. It is a self-adjusting force. यानी ये बहुत इंटेलिजेंट है, ये अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जरूरत के हिसाब से रखते हैं। इसका जो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन लगता है वो होता है अकॉर्डिंग टू नीड, जरूरत के हिसाब से। जरूरत क्या है, फ्रिक्शन क्या चाहता है, इट अपोजेस रिलेटिव मोशन। ये तो फ्रिक्शन का जनरल है, काइनेटिक फ्रिक्शन भी यही देखा था हमने। it opposes relative motion. Rupanshu it opposes relative motion. सारा लिख लो, फिर एक एक पॉइंट अच्छे से समझते हैं। आइए आओ समझना बच्चों। मान लो एक 100 किलोग्राम का फोर्स है। मान लीजिए एक 100 किलोग्राम का फोर्स है, रफ जमीन पे रखा है। आप में से कोई बच्चा आता बोलता है कि सर मैं इस डब्बे को खिसका के बताऊंगा, तो वो डब्बे पे फोर्स लगाना चालू करता है और डब्बा खिसकता नहीं है। तो डब्बे को रोकेगा कौन? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन mg नीचे, नॉर्मल ऊपर, ये फोर्स लगाया डब्बे पे, mg 1000 हो जाएगा। ये फोर्स लगाया डब्बे पे, तो देखो डब्बे पे फोर्स तो लगाया उसने, बट डब्बे को चला नहीं पाया। डब्बे को चला नहीं पाया, तो डब्बे को रोक किसने रखा है? फ्रिक्शन ने रोक रखा है। तो इस इंस्टेंट पे जो फ्रिक्शन लग रहा है उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। कि डब्बा घिस नहीं रहा है, अभी डब्बा अपनी जगह पे, इंसान खिसकाना चाह रहा है, खिसका नहीं पा रहा है क्योंकि फ्रिक्शन उसको रोक रहा है। तो डब्बा चला नहीं, डब्बे का मोशन नहीं हुआ है अभी ग्राउंड पे, तो इसीलिए जो अभी फ्रिक्शन लग रहा है उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, अब
अब लगा क्यों सर फिर, जब रिलेटिव मोशन हो ही नहीं रहा है तो क्यों लगा? क्योंकि टेंडेंसी इज देयर। अब टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन का मतलब समझ रहे हैं कि मान लो अगर फ्रिक्शन नहीं होता, मान लो फ्रिक्शन नहीं होता, मान लो अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो डब्बे पे फोर्स लगाते तो डब्बा चलता ना आगे, यानी आगे चलने की संभावना है, आगे चलने की प्रोबेबिलिटी है, आगे चलने की टेंडेंसी है, यानी टेंडेंसी तो है उसमें आगे जाने की क्योंकि डब्बा खिसकाना चाह रहा है। तो इसीलिए अगर फ्रिक्शन लगेगा नहीं तो वो रिलेटिव मोशन को रोकेगा कैसे? तो ये हुआ टेंडेंसी का मतलब। समझ गए? हाँ हाँ, स्पेलिंग सही कर लो, टेंडेंसी। ठीक है ना? टेंडेंसी मतलब संभावना है, टेंडेंसी मतलब अगर फ्रिक्शन नहीं लगेगा तो चलने लग जाएंगे पक्का। तो इसीलिए ये फ्रिक्शन कहलाता है स्टैटिक फ्रिक्शन। ये तब लगता है जब डब्बा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे, जब रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है। लेकिन अगर फ्रिक्शन नहीं लगता तो रिलेटिव हो जाता, इसीलिए टेंडेंसी है रिलेटिव मोशन। और स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 0 से लेके म्यू एस एन के बीच में कुछ भी हो सकती है। हाँ, अब ईशान बोल रहा है मान लो इस बच्चे को हटा दो, मैं आया तो मैं आऊंगा तो इस डब्बे को चला ही दूंगा आराम से। तो मैंने हल्का सा पुश किया, डब्बा दौड़ने लग गया, ठीक है। तो डब्बा जब घिसकने लग गया, तो जब घिस रहा है डब्बा तो काइनेटिक फ्रिक्शन। लेकिन जब डब्बा रेस्ट पे और बच्चा फोर्स लगा रहा है, डब्बा चल नहीं रहा तो स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर बॉक्स चला दिया जाए तो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। हाँ, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की देखो बेटा रेंज ऑफ वैल्यूज होती है। स्टैटिक फ्रिक्शन 0 से म्यू एस एन कुछ भी लग सकता है। म्यू एस क्या हो गया? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। म्यू एस हो गया कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है म्यू एस एन। इसी को बच्चों बोलते हैं हम लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसी को हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस एन, इसी को बोलते हैं हम लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, जल्दी से पूरा लिख लो फिर स्टार्ट करें। आएगा बेटा भी आसिम समझ में। नहीं नहीं वैभव, बराबर होनी चाहिए बेटा, वैभव बराबर। हाँ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। बताता हूँ वैभव।
आ जाओ आगे चल रहे, हटा लो पूरा, ठीक है। आइए अब देखो बेटा, ध्यान से समझना, वैल्यूज लेके समझते हैं। 1000 केजी, सॉरी 100 केजी का डब्बा है, 100 केजी का बॉक्स है, आप इस पे एक एफ लगा रहे हो, आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू एस दिया है 0.6, म्यू के दिया है 0.4, ठीक है। तो जरा स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू बताओ, यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन बताइए कितना है, और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू बताइए, बताइए। हाँ 100 केजी का डब्बा है तो एमजी 1000 हो जाए, है ना। हाँ तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा, म्यू एस एन, म्यू एस 0.6, नॉर्मल 1000, तो ये आ गया 600। और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के एन, तो 0.4 इंटू 1000, तो ये आ गया 400, काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया बेटा 400, ठीक है। आइए आगे चल रहे हैं, तो काइनेटिक फ्रिक्शन है 400, स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू 600। अब देखो इसका एफबीटी सोचो, अगर फोर्स लगी नहीं, जीरो फोर्स, जीरो फोर्स, फोर्स लगाया ही नहीं आपने, जीरो है फोर्स, कोई फोर्स नहीं, तो फ्रिक्शन कितना लगेगा, और कौन सा लगेगा, स्टैटिक लगेगा कि काइनेटिक, और कितना लगेगा। हाँ चल ही नहीं रहा है तो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, और फोर्स जीरो है तो कोई टेंडेंसी नहीं है चलाने की, तो जीरो फ्रिक्शन, बिल्कुल स्टैटिक फ्रिक्शन होगा और जीरो होगा। अब आपने एक फोर्स लगाया एफ, ठीक है, मान लीजिए एफ है आपका 20 न्यूटन, तो फ्रिक्शन आ जाएगा पीछे। बताइए कौन सा फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक, काइनेटिक, और कितना लगेगा। नहीं तो पांचों ऐसा जरूरी नहीं है, बेटा चयन नॉर्मल पे डिपेंड करेगा, नॉर्मल रिएक्शन पे, ठीक है, ठीक है। तो देखो एक बच्चे ने बोला कि सर स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, और बच्चे ने बोला 600 न्यूटन लगेगा। तो इस बच्चे की बात पे थोड़ा गौर फरमाइए, इस बच्चे ने बोला कि सर स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा और 600 न्यूटन लगेगा, तो अगर आप एफबीडी से सोचो, पीछे 600, आगे 20, तो पीछे ज्यादा फोर्स, यानी डब्बा पीछे जाएगा, यानी आप एक भारी डब्बे को पकड़ के इधर खींच रहे हो और डब्बा पीछे जा रहा है। कभी देखा है आपने, जिस तरफ खींच रहे हो उसके उल्टा जा रहा है डब्बा, है ना। कोई भूत प्रेत की दुनिया थोड़ी है बेटा, ठीक है। जिस तरह फोर्स लगा रहे हो, आपका फोर्स डब्बे को चलाने के काबिल ही नहीं है, कम है आपका फोर्स, तो इसीलिए बॉक्स रेस्ट पे रहेगा, और जब तक बॉक्स रेस्ट पे, फोर्स और फ्रिक्शन बराबर होंगे, यानी फ्रिक्शन स्टैटिक लग रहा है,
और फ्रिक्शन की एक्टिंग वैल्यू होगी 20 न्यूटन। फ्रिक्शन बहुत समझदार है बेटा, जितनी जरूरत है उतना ही लगेगा, जितनी जरूरत है उतना ही लगेगा। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू लिखिए 600, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन 0 से 600 के बीच कुछ भी लग सकता है जरूरत के हिसाब से। समझे? तो जरूरत कितनी है 20, तो फ्रिक्शन समझदार है 20 ही लगेगा, जबरदस्ती ज्यादा नहीं लगेगा वो। डन, चलो आगे बढ़ाए, ठीक है। अब फोर्स की वैल्यू है 300 न्यूटन। अब बताओ फ्रिक्शन कितना? हाँ 300 ही, क्योंकि जब तक रेस्ट टिल रेस्ट फ्रिक्शन जरूरत के हिसाब से अकॉर्डिंग टू नीड लगेगा, और जब तक रेस्ट पे तब तक फोर्स और फ्रिक्शन बैलेंस, तो फ्रिक्शन एक्टिंग हो गया 300। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं बेटा इसको सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। जब फोर्स आई नहीं तो 0, जब फोर्स 20 तो 20, जब 300 तो 300। अगर फोर्स इधर लगाओ तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, अगर फोर्स इधर लगाओ तो फ्रिक्शन उल्टा लगेगा। यानी स्टैटिक फ्रिक्शन अकॉर्डिंग टू द नीड खुद को बदल सकता है, इसीलिए उसको सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स बोलेंगे। शाबाश, आओ आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट, अगर ये फोर्स 600 न्यूटन लग गया तो, अगर ये फोर्स 600 न्यूटन लग गया तो कितना फ्रिक्शन? शाबाश, तो 600 पे चला नहीं पाएगा। फ्रिक्शन पूरी तरीके से पूरी जान लगा दे रहा है, फ्रिक्शन जितनी उसकी काबिलियत है फ्रिक्शन की फोर्स लगाने की सब लगा दिया फ्रिक्शन। ठीक है, तो देखो अब फ्रिक्शन पूरी तरीके से ओवरकम हो चुका है। इस 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 सिचुएशन को बोल दिए जस्ट अबाउट टू स्टार्ट, या फिर रिलेटिव मोशन इज जस्ट अबाउट टू स्टार्ट। ठीक है, जस्ट अबाउट टू स्टार्ट मतलब फ्रिक्शन पूरी तरीके से लग चुका है, ओवरकम हो चुका है। अब बस एक हल्का सा फूंक भी मार दो, हल्का सा इम्पल्स दे, हल्की सी फूंक मार दो, तो क्या हो, ब्लॉक चलने लग जाएगा, क्योंकि अब फ्रिक्शन पूरी तरीके से ओवरकम हो चुका है। एंड एट दिस स्टेज, कौन सी स्टेज? जस्ट अबाउट टू स्टार्ट, फ्रिक्शन एक्टिंग इज इक्वल टू रिलेटिव लिमिटिंग, फ्रिक्शन एक्टिंग इज इक्वल टू
limiting friction. Friction acting is equal to limiting friction. तो कई बार आप बोलेंगे रिलेटिव मोशन जस्ट अबाउट टू स्टार्ट, जस्ट स्टार्ट होने वाला है, ऑन द वर्ज ऑफ स्टार्टिंग, बस हो ही रहा है स्टार्ट। तो फ्रिक्शन कब लगेगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू। बेटा हर्ष किशोर सब कुछ सही है, तुम्हारी स्क्रीन खराब हो रही है, तुम वापस रिज्वाइन कर लो बेटा, तुमको दिख नहीं रहा तो रिज्वाइन कर लो, सही हो जाएगा, नेटवर्क में आ जाओ। अब आगे चल रहे हैं, लिख लिया पूरा? बेटा उत्कर्ष से क्या बोल रहे हो? कुछ भी बोल रहे हो उत्कर्ष, समझ नहीं आया मेरे को। आइए अब आगे चल रहे हैं। तो जस्ट अबाउट टू स्लाइड में लिमिटिंग फ्रिक्शन लगता है। यार आगे की बातें पूछना छोड़ो, कुछ बच्चे आगे का पढ़ के हैं तो वो आगे की बातें कर रहे हैं, अभी इस पे बात करो, इस पे फोकस करो। पूरा कंसंट्रेशन डिस्टर्ब होता है लोगों की बातों में। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो पूछो। आओ अब आगे चल रहे हैं। अब बताओ जरा, अब अगर फोर्स लगा है 600.01 न्यूटन, अब फ्रिक्शन कौन सा लगेगा? हाँ अब तो ओवरकम हो गया ना, तो अब चलने लग गया ना, और जैसे ही चलने लगा वैसे ही काइनेटिक की कहानी शुरू। और काइनेटिक की वैल्यू फिक्स होती 400। काइनेटिक की वैल्यू फिक्स होती, काइनेटिक की वैल्यू बढ़ती नहीं है ना कम होती, फिक्स। काइनेटिक की वैल्यू 400 ही रहेगी बस, जब भी डब्बा घिसते हुए चल रहा है तो 400। आ जाओ बच्चों नेक्स्ट। बताओ 700 फोर्स है तो फ्रिक्शन कितना और कौन सा? हाँ काइनेटिक लगेगा अभी भी और 400 ही लगेगा, शाबाश। चलो मान लीजिए 2000 फोर्स है, फ्रिक्शन कितना और कौन सा? हाँ काइनेटिक ही लगेगा और 400 ही लगेगा। करेक्ट करेक्ट, बहुत ही बढ़िया, शानदार। आइए अब इसी में एक टेबल बना रहे हैं। ठीक है, टेबल देखो क्या है, टेबल है फोर्स एक्टिंग, फ्रिक्शन कितना होगा और एक्सीलरेशन कितना है। तो जब फोर्स 0 तो फ्रिक्शन कितना, एक्सीलरेशन कितना, फोर्स 100, फ्रिक्शन कितना, एक्सीलरेशन कितना, 200, 500, 600। जरा फिल करो पूरा टेबल। हो गया डन, फिल कर दिया पूरा कि फोर्स जब इतना है तो फ्रिक्शन कितना, एक्सीलरेशन कितना। बताता हूं पीयूष। बहुत बढ़िया, सारे केसेस में एक्सेलरेशन 0।
सारे केसेस में एक्सीलरेशन 0 और फ्रिक्शन कितना, क्योंकि डब्बा रेस्ट पे है, तो जब डब्बा रेस्ट पे तो फ्रिक्शन फोर्स के बराबर ही रहेगा। तो ये 0, 100, 200, 500, 600 और इस पे आप स्टार लगा दो। स्टार का मोशन है, स्टार का मतलब है रिलेटिव मोशन इज जस्ट अबाउट टू स्टार्ट, JAS, JAS, जस्ट अबाउट टू स्टार्ट, डब्बा चलने ही वाला है, फ्रिक्शन पूरी तरीके से ओवरकम हो चुका और लिमिटिंग लग रहा है अभी। क्लियर, कोई डाउट यहां तक? अब आगे चलो, अगला केस। अब बताओ 600.001 फ्रिक्शन कितना होगा और एक्सीलरेशन कितना होगा? 601, 700, 800, टेबल पे लीजिए। एफबीटी बनाइए, इक्वेशन लिखिए, टेबल फिल कीजिए। नहीं प्रथम, बिल्कुल सही बेटा, क्योंकि गाड़ी अब स्टार्ट हो गई है, डब्बा घिसना चालू कर दिया है, तो फ्रिक्शन हर केस में 400 ही लगेगा। काइनेटिक है ना, काइनेटिक की वैल्यू फिक्स रहती है। अब एक्सीलरेशन बताओ। हाँ स्नेहा, अब स्टैटिक नहीं लगेगा ना, अब तो मूविंग हो गया है, तो अब काइनेटिक लगेगा। अब देखो, जब आप एफपीटी बनाओगे तो फोर्स आगे, फ्रिक्शन पीछे, तो एफ माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू एम ए यूज कीजिए, और एक्सेलरेशन बताइए कितना है। तो पहले केस का एक्सेलरेशन है 2.00001, पहले केस का देखो। दूसरे केस का 2.01, तीसरे केस का 3, चौथे केस का 4। आगे बच्चे लोग सभी का। बहुत ही बढ़िया, शानदार। अब आ जाओ, हम ग्राफ बनाएंगे बच्चों, ग्राफ बनाएंगे अब। ठीक है, अब ग्राफ बनाएंगे। देखो कैसे, कैसे फ्रिक्शन वर्सेस फोर्स का ग्राफ।
फ्रिक्शन वर्सेस फोर्स का ग्राफ बना रहे, फ्रिक्शन वर्सेस फोर्स। तो जब तक रेस्ट पे है तब तक फ्रिक्शन फोर्स के बराबर है, फोर्स बढ़ाते जाओगे फ्रिक्शन भी बढ़ता जाएगा, तो ग्राफ ऐसा है। तो ग्राफ चलेगा 600 तक। अब जैसे ही फोर्स 600 से बढ़ा तो फ्रिक्शन एकदम से नीचे होके काइनेटिक हो जाएगा और 400 ही रहेगा हमेशा। ये ग्राफ का नेचर हो कि पहले बढ़ते 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 600 तक बढ़ा, फिर अचानक से 400 हो गया, तो ये अचानक से ऐसे ऐसे जोड़ देते, इसको बोलते हैं स्मॉल किंक इन द ग्राफ। ये आपने बचपन में सुना होगा कि मर्क्यूरी थर्मामीटर में किंक होता है, क्यों होता है, याद है? सवाल शायद याद हो आपको बचपन का तो। हाँ, वो किंक मतलब ऐसे छोटा सा कर्व, अचानक से एब्रप्ट चेंज, एकदम से फ्रिक्शन कम हुआ, ठीक है। हाँ, तो मर्क्यूरी को वापस फॉल बैक करने के लिए, बिल्कुल। अब देखो ये हो गया फ्रिक्शन का ग्राफ, अब हम कर रहे हैं एक्सीलरेशन का ग्राफ। अब हम कर रहे हैं एक्सीलरेशन का ग्राफ वर्सेस फोर्स, एक्सीलरेशन वर्सेस फोर्स। तो पहले एक्सीलरेशन 0 है जब तक फोर्स फ्रिक्शन को पूरी तरह ओवरकम नहीं कर देता है। और अगर आप ध्यान से देखो तो एक्सीलरेशन 0 से नहीं स्टार्ट हुआ है, एक्सीलरेशन 2 से स्टार्ट हुआ है। तो एक्सीलरेशन अचानक से यहां से स्टार्ट हुआ ऐसे, फिर फोर्स बढ़ाते रहने पे एक्सीलरेशन बढ़ता रहेगा। अब देख रहा है वैभव, ग्राफ समझ लो अच्छे से। देखा बोर्ड पूरा? आगे वाला शाबाश, बहुत बढ़िया, आगे चलने पे। अब देखो कई बच्चों ने अभी ये ऑब्जर्व किया और ये पूछा, ठीक है, कि सर स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट आपने ज्यादा क्यों लिया है? कई बच्चों ने ये ऑब्जर्व किया और पूछा। बिल्कुल सही ऑब्जर्व किया बच्चों आपने, स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट ज्यादा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन से। तो म्यू एस इज ऑलवेज ग्रेटर देन म्यू के। स्टैटिक कोफिशिएंट ज्यादा होता है काइनेटिक कोफिशिएंट से। इसका कारण आप खुद सोच सकते हो, इसका कारण है इंटरलॉकिंग की समझ में। अगर आपको इंटरलॉकिंग अच्छे से समझ में आ गई तो आपको ये कारण भी समझ में आ जाए। जब रेस्ट पे तो बॉन्डिंग अच्छी है, इंटरलॉकिंग अच्छी है, जैसे ही एक बार खींचा, जैसे ही खींचा तो क्या होगा इंटरलॉकिंग के साथ? इंटरलॉकिंग, हाँ, ये दांत क्या होंगे, इनके दांत टूटने लगेंगे, है ना? इंटरलॉकिंग टूटेगी
और चलते चलते इतनी अच्छी इंटरलॉकिंग नहीं हो पाएगी, चल टाइम ही नहीं मिल पाएगा बॉन्ड बनाने का इतना अच्छा। आया समझ में? तो जब तक रेस्ट पे तब तक इंटरलॉकिंग ज्यादा चक्री हुई है तो म्यू एस इसीलिए म्यू के से बड़ा होता है। बोलो बच्चों, आया समझ में? क्योंकि अचानक से कम हुआ है वैल्यू बेटा, विधान फ्रिक्शन की वैल्यू अचानक से कम हुई है तो एक्सीलरेशन की वैल्यू अचानक से बढ़ गई है। चले बच्चों आगे, मतलब समझ आया इसका? स्टैटिक क्यों ज्यादा होता है काइनेटिक से? बहुत ही बढ़िया, शानदार। आओ अब आगे चलते हैं, ठीक है? लेकिन कई बार सवालों में क्या करते हैं, कई बार सवालों में एक ही फ्रिक्शन देते हैं। बस एक ही देते हैं, म्यू एस म्यू के अलग अलग नहीं देते, एक ही देते हैं। तो जब आपको एक ही म्यू दिया हो तो दोनों को बराबर मान लें। कभी कभी सवाल में जल्दबाजी में आपको एक ही म्यू दिया रहेगा, तो जब भी एक ही म्यू दिया हो मतलब म्यू एस भी यही लेना है, म्यू के भी यही लेना है। तो फिर फ्रिक्शन का ग्राफ कैसा होगा? तो फिर फ्रिक्शन का ग्राफ कम नहीं होगा। एक बार मैक्सिमम वैल्यू पहुंच गई फिर काइनेटिक उतना ही रहेगा। और एक्सीलरेशन का ग्राफ कैसा होगा? एक्सीलरेशन का ग्राफ पे जीरो के बाद एकदम से नहीं बढ़ेगा, जीरो से ही चालू। अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से आ जाएंगे। समझ आया क्या बच्चों? ठीक है। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे, अगर कोई आपसे पूछे कि भाई म्यू एस और म्यू के में क्या रिश्ता है, तो आप बोलोगे म्यू एस हमेशा बड़ा होता है म्यू के से। लेकिन अगर सवाल में एक ही म्यू दिया हो तो बराबर ले लेने का, लेकिन म्यू एस बड़ा ही होना चाहिए म्यू के से। वो तो जल्दबाजी में एक ही दिया है बस। ठीक है, समझ गए? कुछ डाउट है पूछो। अरे क्योंकि पहले जब तक, पीयूष बेटा, पहले जब तक फ्रिक्शन ओवरकम नहीं करता है फोर्स, तब तक एक्सीलरेशन जीरो, उसके बाद ही तो एक्सीलरेशन बढ़ेगा। सॉरी, बेटा आयुष बनाया हुआ तो है। हाँ, पहले स्टैटिक लगाया फिर उसके बाद काइनेटिक लगाया ना बेटा। समझ लो अच्छे से। कोई डाउट है तो पूछो। हाँ हाँ, अरिहंत सही बोल रहे हो बेटा, लेकिन वो
कम नहीं हुआ ना, उतना ही हुआ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन अचानक से कम नहीं हुआ है, इसीलिए 0 से स्टार्ट किया है। खुशबू, सवाल टू सवाल डिपेंड करेगा। उत्कर्ष, ये मैंने ऑलरेडी बताया अभी थोड़ी देर पहले। आओ आगे चल रहे हैं। चलो अगला सवाल देखो क्या है। अगला सवाल है आपके सामने, एक 100 केजी का डब्बा है। आप इस पे 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो 27 डिग्री पे। म्यू एस आपको दिया है 0.6, म्यू के आपको दिया है 0.3। फाइंड फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द ब्लॉक एंड एक्सीलरेशन। हाँ स्नेहा, अगर म्यू सेम है तो पिंक नहीं आएगा। नहीं पीयूष, तो कितना आसान है। देखो एक बच्चे ने आंसर दिया फ्रिक्शन 592 लग रहा है। एक बच्चे ने आंसर दिया फ्रिक्शन 592 लग रहा है। आइए एफबीडी बना, ठीक है। एफबीडी का एमजी नीचे, नॉर्मल ऊपर। इसके जब आप कंपोनेंट लोगे तो इस तरफ आ रहा है 20 cos 4 5 4 4 16 और 20 sin 3 5 4 12 और इधर फ्रिक्शन। तो नया नॉर्मल कितना आ गया? नया नॉर्मल आ गया 1000 माइनस 12 982। और फ्रिक्शन स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू है म्यू एस एन कितनी? 5। बताओ तो आयुष के लिए कितनी है? 592.8। वेरी गुड। और काइनेटिक फ्रिक्शन तो खैर जरूरत ही नहीं है इस केस में। तो ये मैक्सिमम वैल्यू है। ये फ्रिक्शन की ज्यादा से ज्यादा लगने की क्षमता है, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन है, जितनी जरूरत है उतना ही होगा। सॉरी 988, 988 सॉरी 988 सॉरी सॉरी। फ्रिक्शन स्टैटिक जितनी जरूरत है उतना ही होगा। बैलेंस कर दो। फ्रिक्शन एक्टिंग इज 16 न्यूटन और एक्सीलरेशन इज 0। समझ में आया कि फुल फ्रिक्शन नहीं लगाना है? फुल फ्रिक्शन लगाओगे तो पीछे जाने लगेगा डब्बा। पीछे कैसे जाएगा डब्बा?
फ्रिक्शन तो बस उसको रोकने के लिए जितनी जरूरत है उतना लगाएगा। शाबाश, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, वेरी गुड। मैंने बोला ना आपको जासूस बनना पड़ेगा, एक एक चीज आपको एनालाइज करके फिर बोलनी पड़ेगी। आइए नेक्स्ट, आगे चल रहे हैं, अगला सवाल। एक दीवार है, 10 केजी का डब्बा है, न्यू रखा है 0.8, इधर से आप 400 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो। फाइंड फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द ब्लॉक एंड एक्सीलरेशन। बताइए इसके लिए, फाइंड फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द ब्लॉक एंड एक्सीलरेशन। हाँ, बहुत नाप तोल के आंसर देना पड़ेगा, जल्दबाजी नहीं है, सही जवाब दो। ये खुद सोचना है, स्टैटिक की काइनेटिक। नहीं बेटा पीयूष, ऐसा नहीं होता है। इशू बताया तो सही बेटा, जब एक ही दिया हो तो काइनेटिक भी यही है, स्टैटिक भी यही है। देखो, कुछ बच्चे बोल रहे फ्रिक्शन 320 है। बेटा फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 320 है। अब कितना लगेगा वो सोचना पड़ेगा आपको। इसका एफबीडी क्या है, एमजी नीचे, 400 इधर, और दीवार से नॉर्मल इस तरफ। अब देखो नॉर्मल और फोर्स तो पहले ही सोचेंगे, लेकिन डब्बे को नीचे खींच रहा है एमजी, खिसका रहा है, तो फ्रिक्शन ऊपर देगी दीवार। अब फ्रिक्शन की मैक्स वैल्यू है म्यू एन, 0.8 इंटू 400, 320। खुद फ्रिक्शन 320 तक के ऊपर थोड़ी चलाएगा उसको, तो एमजी छोटा है फ्रिक्शन से। इसका मतलब क्या है, ब्लॉक एट रेस्ट। और फ्रिक्शन कितनी जरूरत है, फ्रिक्शन की 100 ही जरूरत है, फ्रिक्शन 100 ही लगेगा बस। तो एक्सेलरेशन 0, फ्रिक्शन एक्टिंग इज 100। ये है जवाब।
320 तो बेटा उसकी मैक्सिमम लगने की वैल्यू है। स्टैटिक फ्रिक्शन 0 से 320 कुछ भी हो सकता है जरूरत के हिसाब से यहाँ पे। हाँ ऐसा बोल सकते हो रूपांशु इस केस के लिए। हाँ रिहान क्या बोल रहे हो बेटा? बेटा अभिनव ये पिछली क्लास में ही पढ़ा था। क्योंकि फ्रिक्शन ज्यादा है बेटा, फ्रिक्शन ज्यादा है तो उसकी पकड़ ज्यादा है। पकड़ उसको पकड़ के रखिएगा, ग्रिप रखिएगा फ्रिक्शन। आओ अगला सवाल देखो। अगला सवाल देखो, सेम सवाल है, बस म्यू अब मैंने कर दिया 1/4। म्यू बेटा 1/4, अब बताओ। वेरी गुड अक्षर दशोरे। हाँ ये वाली कंडीशन आ रही होगी आपकी। बेटा पुष्कर गलत बोल रहे हो, फ्रिक्शन 0 कैसे बेटा पुष्कर? आइए तो अब कैसे करेंगे? फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आप देखोगे आ रही होगी 100 न्यू एम करके। एफपीडी इसका क्या है? एमजी नीचे, 400 इधर, नॉर्मल इधर और फ्रिक्शन ऊपर। और फ्रिक्शन इसको रोक के रखने की कोशिश कर रहा है, तो रोकने के लिए जरूरत कितनी है? 100। तो फ्रिक्शन पूरा 100 लग जाएगा। फ्रिक्शन एक्टिंग इज 100, तो बैलेंस है तो एक्सीलरेशन है 0। तो फ्रिक्शन लिमिटिंग लग रहा है, और जब भी लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है तो आप बोलते हो रिलेटिव मोशन इज जस्ट अबाउट टू स्टार्ट। और रिलेटिव मोशन जस्ट अबाउट टू स्टार्ट है, इसका मतलब थोड़ा सा भी फोर्स और ज्यादा होता तो वो नीचे गिर जाता। आ जाओ आगे चल रहे हैं। अगला सवाल। अगला सवाल देखो। बीस केजी का फोर्स है, 20 केजी का डब्बा है, सॉरी 20 केजी का डब्बा है, इस पे 400 न्यूटन यहाँ पे लग रहा है। न्यू ऐसे 0.25, न्यू के है 0.2। फाइंड फ्रिक्शन एक्टिंग एंड एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक। अनुपांशु हर चीज में होती है बेटा।
बहुत बढ़िया। आई देखिए, तो इसके एफबीडी में mg नीचे फ्रिक्शन है जो उसको दीवार के सहारे से घिसने से बचाने की कोशिश कर रहा है। ये 400, ये नॉर्मल। अब नॉर्मल तो हो गया बेटा 400। तो जब आप स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहे हो तो वो आ रही है म्यू एन तो 0.25 इंटू 400, ये आ रही है 100। तो रोक के रखने वाला फ्रिक्शन तो 100 ही लगा सकता है, तो क्या फ्रिक्शन इसको रोक पाएगा? नहीं, नहीं रोक पाएगा, नहीं रोक पाएगा, नहीं रोक पाएगा। तो जब नहीं रोक पाएगा तो डब्बा फिसलेगा, तो काइनेटिक आएगा पिक्चर में। तो काइनेटिक फ्रिक्शन है म्यू एन यानी 80। तो फ्रिक्शन एक्टिंग इज काइनेटिक 80, एक्सीलरेशन नीचे 200 माइनस 80 इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन आ गया कितना? 120 बाय 20, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो बच्चों, सही किया है क्या मैंने? डायरेक्ट काइनेटिक लगेगा बेटा रिएक्ट इसमें। समझे? तो फुल जासूसी भरा दिमाग एकदम लगाना है, अलर्ट रह के कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, पूरा एक एक चीज। तो फ्रिक्शन एक्टिंग आप बोलोगे 80 न्यूटन, काइनेटिक फ्रिक्शन एंड एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक इज 6। बेटा रियल फाइनल फ्रिक्शन नहीं है 80। समझे? चलो आगे चल रहे हैं। अगला सवाल करो जरा बच्चे लोग। करिए अगला सवाल करिए। टेन केजी का एक ब्लॉक है, म्यू आपको दिया है 0.8 और ये एक है 4 kg का ब्लॉक। फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम। फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम। बेटा तनिषा वही सोचना है। सही है आयुष पटेल।
पुष्कर सही है, अमन सही है, आसीम सही है, पर्व गलत है, आयुष तेलवाल गलत है, रूपांशु पाटीदार सही है, उत्तर सही है। देखो यहाँ पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। मोहित मानी सही है। एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रहा है तो उसका मतलब खुद से सोचो क्या है। यशोधरा सही है, ओम सही है, तनीश सही है, समझ गंगाड़े सही है, अरिहंत आयुष पटेल सही है। इसका सही जवाब है एक्सीलरेशन इज 0। यहाँ पे फ्रिक्शन इतना मजबूत है, फ्रिक्शन की पकड़ इतनी ज्यादा है कि फ्रिक्शन चला ही नहीं पा रहा है। आप लोगों ने जब इक्वेशन बनाई mg नीचे टेंशन ऊपर, इसमें टेंशन आगे और फ्रिक्शन आ रहा होगा 80, तो आपका एक्सीलरेशन आ रहा है शायद ऐसा कुछ, ये आ रहा है ना क्या एक्सीलरेशन। तो ये तो नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब उल्टा जाना चाहिए, नेगेटिव मतलब उल्टा जाना चाहिए। नेगेटिव मतलब उल्टा जाना चाहिए, मतलब क्या ये ऊपर जाना चाहिए। मैंने बोला ना फ्रिक्शन में एक्सीलरेशन जब भी नेगेटिव आए सवाल फिर से करना पड़ेगा। अब जब तुम ऐसे डरा रहे हो तो इस तरफ कौन सा फोर्स है खींचने वाला, कोई है ही नहीं, तो ये ऊपर तो जा ही नहीं सकता अपने आप, यानी फ्रिक्शन उसको रेस्ट पे रखा हुआ है। यहां से खींचने वाला है 40, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 80 है। तो जब तक ये 8 kg से बड़ा नहीं होता डब्बा तब तक फ्रिक्शन ओवरकम नहीं होगा, तब तक सिस्टम नहीं चलेगा। तो आंसर है एक्सीलरेशन इज 0। तो काफी दिमाग को आपको समझ आया होगा, बहुत अलर्ट रहना है। ठीक है, चलो फिर अभी के लिए इतना ही, इसको अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। मजा आ गया, बहुत बढ़िया, शाबाश, थैंक यू सो मच बच्चों, बाय, टेक केयर, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, बाय 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 बाय।